अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यार फिज़िक्स का पेपर सेकेंड ईयर वालों का मंडे को है। अब मैं फिज़िक्स में इतना एक्सपर्ट तो नहीं है क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है वो मैथ के लिए ही वक्फ है और उसी में मैं इंशाल्लाह करूँगा जो भी करना है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन जो था वो फिज़िक्स मैथ का था। केमिस्ट्री भी ऑब्वियसली था। तो मुझे कुछ पॉइंट्स पता है इससे रिलेटेड, और ये पॉइंट जो है जनरलाइज हैं, कुछ बाकी सब्जेक्ट में भी आपको काम आएंगे। देखो, एग्जैक्ट मुझे पैटर्न पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है फिजिक्स का मॉडल पेपर पैटर्न क्या है, लेकिन मैं आपको जनरलाइज कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, उनको लाजमी आप लोग कंसीडर कर लेना। देखो, सबसे पहला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग जब सॉल्व पेपर आपके पास आएगा तो आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। आपने पहले एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो एमसीक्यूज में मैं आप लोगों को कुछ टेक्निक्स बता देता हूँ जो आपको बाकी सब्जेक्ट में भी काम आएंगी। आई गेस 40 एमसीक्यूज है फिजिक्स केमिस्ट्री में, जितने भी हैं आप लोग देख लेना। तो सबसे पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए हर सब्जेक्ट के अंदर, खासतौर पे इंटर लेवल के अंदर, आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे जो बहुत ईजी होते हैं। आप ये समझ लो कि आपके विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर हो जाते हैं। कोई यूनिट के बारे में पूछ लिया जाएगा या कोई कन्वर्जन होगी या कुछ थ्योरी का सवाल होगा। तो आपकी सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपको बेस्ट आता है, जो आपको ऐसे एमसीक्यूज आते हैं जो आप समझते हो कि मैं विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड ये कर सकता हूँ। तो लेट कर लो अगर आपके 40 एमसीक्यूज हैं तो उसमें से आपके 20 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपको लगता है कि यार मुझे बेस्ट आते हैं। सबसे पहले तो आपके पास शीट आए ना, तो आप उस शीट के ऊपर अपना कोड लिख देना। कोड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यूज पेपर का। जब वो आएगा तभी आप कोड लिखोगे। आप शीट पे ना पहले से अगर 40 एमसीक्यूज है तो आप पैटर्न बना लेना, 1 2 3 अप टू 40 तक आप नंबरिंग कर लेना। याद रखना, जब भी आप किसी एमसीक्यूज को सॉल्व करो तो आपने दोनों काम करने हैं। उसका ऑप्शन नंबर भी लिखना है कि यार ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, और साथ साथ आपने ऑप्शन भी मेंशन करना है। ये दोनों काम आपने करने हैं। उसके बाद जब आपके पास एमसीक्यूज पेपर आया, आपने उसका कोड लिखा, उसके बाद जो बेस्ट आते हैं वो आपने सबसे पहले लिख लेने हैं। अब लेट कर लो आपको 20 बेस्ट आते हैं तो वो बेस्ट आपने 5 मिनट के अंदर लिख लिए, ठीक है। इससे सबसे पहला फायदा आपका मेंटली होगा। आपको ये थोड़ा प्रेशर रिलीज हो जाएगा, यार नहीं मैंने हाफ एमसीक्यूज तो कर ली हैं, अब मेरे पास 20-25 मिनट है, उसके अंदर मैंने बाकी करने हैं। तो मेंटली आपको बर्तरी मिल जाएगी। दूसरा एक काम ये करना कि यार स्टूडेंट ने बहुत ही गलती करते हैं, मैंने बहुत नोट की है कि वो एमसीक्यू जो नहीं आते उनको छोड़ देते हैं। वो हाथ थक गया मेरा। एमसीक्यूज आपने छोड़ने नहीं है। आप गलती ये नहीं करना, अगर आपको नहीं आते तो मैंने अभी वही टेक्निक बताने लगा हूं, उसको जरा अमल करना कि जो बेस्ट आते हैं वो तो आपने पहले अटेम्प्ट कर लिए। उसके बाद जो ऐसे होते हैं कि जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर आप कर लोगे, तो फिर आप वो अटेम्प्ट करना। लेकिन लेट कर लो एंड पे 5-10 या 5-6 ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, तो फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर तुक्का लगाना है। अब तुक्का भी आपने रैंडमली नहीं लगाना, उसकी भी एक टेक्निक है। उसकी टेक्निक ये होगी यार कि आपने जो ऑप्शंस लिखे हुए ना उसमें से कुछ को कैंसिल कर देना। यार ये ऑप्शंस मुझे नहीं आते, सॉरी ये ऑप्शन जो है ये एमसीक्यूज में नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ ऐसे 1-2 एमसीक्यूज के ऑप्शंस होते हैं जो बहुत ही बेवकूफों वाले होते हैं, जो वो सेंस नहीं बना रहे होते वहां पे। तो अगर इतना आपको नॉलेज होगा तो आप उनको कैंसिल कर देना। उसके बाद जो 1-2 बचे हैं उनके दरमियान आप फाइनल मैच करवा देना। अब जो आपको बेस्ट लगे उसमें से आप तुक्का लगा देना, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि आपका जो तुक्का लगा है वो राइट लगा है पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने तुक्का लगाना है, लेकिन वो एंड पे बिल्कुल लगाना है। पहले आपके जो बेस्ट आते हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, टाइम जाया नहीं करना, क्योंकि जो बेस्ट आते हैं वो आपके छूटने नहीं चाहिए। अगर आप सब करने लग जाओगे, मिक्स कर दोगे ना, तो जो बेस्ट आते होंगे टाइम की कमी की वजह से वो भी गलत कर दोगे। तो इस तरह आपने पूरा पैटर्न लेके एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो जो नहीं आते मैंने बताया तुक्का लगाना है उसके अंदर, छोड़ना नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, छोड़ के आपको नुकसान हुआ, तुक्का लगा देना। तो इस तरीके से आप पूरे एमसीक्यूज जो है ना उनको अटेम्प्ट कर लोगे। अब जब आपका एमसीक्यूज पेपर अटेम्प्ट हो गया, अब आप आ जाओ अपने सब्जेक्टिव पेपर पे। सेक्शन बी और सेक्शन सी ये दो हैं जो आपको सब्जेक्टिव में मिलेंगे। ऑर्डर सवालों का मैटर नहीं करता, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि सेक्शन बी के सारे सवाल आपने पहले करने हैं, ठीक है। सेक्शन बी और सेक्शन सी को मिक्स नहीं करना, ये काफी अजीब सी चीज है। सेक्शन बी के अंदर जितने भी सवाल है उनके ऑर्डर बेशक आप चेंज कर लेना, उनके ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट लेट से 4 कर लिया, कुछ भी आपने, ठीक है। तो सेक्शन बी के अंदर आपकी मर्जी, आपने जिस ऑर्डर में करना है कर लो, लेकिन पहले सेक्शन बी कर लेना, फिर सेक्शन सी कर लेना। सेक्शन बी में भी जो आपको बेस्ट आते हैं वो आपने पहले करने हैं। जो खराब आते हैं ना, कभी भी गलती नहीं करना उनको आप पहले करने की, बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है। जो आपको बेस्ट आते हैं वो आपने पहले करने हैं। और पेपर में मे बी आपको ये बोले ना, कोई इंप्रेशन मैटर नहीं करता, लेकिन इंप्रेशन मैटर करता है। ये जो पेपर चेक करते हैं उनको पता है कि कहाँ कहाँ इंप्रेशन मैटर कर रहा होता है। तो आपने ये सबसे पहला काम ये करना है कि जो आपको बेस्ट आते हैं आपने वो पहले करने हैं। नंबर किस तरह डालना है उसको, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छी होने का मतलब यही नहीं कि आपने 10-10 कलर के रेनबो कलर के पूरे आपने वो उससे लिखे में पूरे। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपने सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 अटेम्प्ट करना है तो आप लिखना क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 सेंटर के अंदर,
ब्लू या ब्लैक मार्कर कोई भी हो जाए, सेंटर के अंदर आप उसको मेंशन कर देना, फिर आप एक लाइन छोड़ना, पूरे सवाल को आप सॉल्व करना प्रॉपर सही तरीके से, मिक्स नहीं कर देना है कि एक लाइन दूसरे के अंदर घुसी हुई है, इस तरह हरकत नहीं करना, आराम से सही तरीके से करना। उसके बाद जब आपका सवाल हो जाए तो अगेन एक लाइन छोड़ना, लाइन छोड़ने के बाद आप क्या करना कि उसके नीचे एक लाइन लगा देना कि इंडिकेशन हो जाए कि भाई ये सवाल खत्म हो गया। फिर उस लाइन जो आपने लगाई है पूरी, उसके नीचे एक लाइन छोड़ना, फिर दूसरा वाला सवाल जो है उसको सॉल्व करना। इससे ये कि आपका पेपर खुला होगा, अगर चेकर आपको नंबर दे रहा है तो उसको क्लियरली जगह मिल जाएगी कि मैं यहाँ पे नंबर दे दूँ। वरना अगर बच्चे पेपर मिक्स करते हैं, कंजस्टेड किया हुआ होता है, उसने कहीं कोने पे नंबर दे दिए, काउंट करते वो मिक्स हो सकता है कि मे भी वो उस चीज़ को काउंट ना करे। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने जगह छोड़नी है ताकि प्रॉपर्ली उसको प्रेजेंटेशन भी अच्छे लगे, समझ भी आए और वो आपको मार्किंग भी सही तरीके से दे सके, ताकि काउंट करते हुए कुछ मिस ना हो जाए वहाँ से। तो ये तो बात होगी आपने किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है। तो सेक्शन बी में किसी भी ऑर्डर में आप कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करो, उसके बाद नीचे आ देना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 कर लेना, कोई भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, जिस ऑर्डर में आप करना चाह रहे हो आप कर लो। दूसरी चीज, एक्स्ट्रा ऑफिशिएंट एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बनना, जिसको कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट, या आप बताना चाह रहे हो कि आपको बहुत कुछ आता है, चॉइस नहीं आपने करनी, लेट कर लो। मैंने बताया मुझे पैटर्न नहीं पता, लेकिन अगर आपके पास 8 सवाल आपको करने हैं और आपको 10 आते हैं, ठीक है, तो आपने 10 नहीं करने, आपने 8 ही करने हैं। अब 8 कौन से करोगे वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि किन सवाल को आपने फोकियत देनी है, लेकिन आपने एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, जो आपको उन्होंने बोला है उतना ही आपने अटेम्प्ट करने, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब आ जाओ कि आप फिजिक्स के पेपर में कौन कौन सा अटेम्प्ट करोगे। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं। क्यों? न्यूमेरिकल के सॉलिड मार्क्स होते हैं। अगर आप थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है कि यार बच्चे ने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया, ये वाला पॉइंट मिस कर दिया, ये वाला पॉइंट इसको लिखना चाहिए था। तो जो थ्योरी है उसमें आपके नंबर सॉलिड कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर कोई कट नहीं कर सकता। अगर आपने मेरी बातों पे अमल किया, उस तरीके से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तो कोई भी आपके न्यूमेरिकल में एक आधा नंबर भी नहीं काट सकता वो। अब सवाल है कि न्यूमेरिकल किस तरीके से आपने करना है। न्यूमेरिकल के 5 नंबर होते हैं, शॉर्ट के 5 नंबर हर सवाल के। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉपर हेडिंग्स के साथ सॉल्व करना है। हेडिंग्स कौन सी है? सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे डाटा की। डाटा के अंदर आप लिखोगे गिवन क्या है आपको, ठीक है। गिवन में 2-3 चीजें, 4-5 जितनी भी चीजें आपको गिवन है वो आप लिखोगे। उसके बाद आप डाटा के अंदर ही, मतलब सब हेडिंग होगी फाइंड की। एक तो आपने गिवन की हेडिंग डाली, उसके बाद आप हेडिंग डालना फाइंड की। हाथ थक गया। फाइंड की हेडिंग डालने के बाद आप क्या करना, डाटा के अंदर 2 हेडिंग आ गई ना, गिवन और फाइंड की, दैट्स इट। ये काफी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने डालना है सॉल्यूशन की हेडिंग। सॉल्यूशन की हेडिंग में जो आपकी पहली सब हेडिंग होनी चाहिए ना, इनफैक्ट वही आप सॉल्यूशन के अंदर एक ही आपकी सब हेडिंग होगी, और वो होगी वर्किंग फॉर्मूला की। वर्किंग फॉर्मूला का मतलब कि उसमें आपने जितने भी फॉर्मूले यूज करने हैं न्यूमेरिकल के अंदर, तो वो लास्ट में मेंशन कर देना। ये कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है, कुछ जरूरी नहीं है आपको ये करना है, लेकिन ये एक अच्छी चीज है जो कि बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ती है और आपके लिए भी फायदा है। आपको भी याद हो जाएगा यार मुझे ये फॉर्मूले यूज करने हैं, ताकि जब बाद में आप वो फॉर्मूले यूज करो तो आपको मसला ना हो, आपको ऑलरेडी वो फॉर्मूले लिखे हुए हो तो आपको मिस ना हो जाए। पूरी आप वर्किंग करना लेट कर लो। आपको 2 चीजें फाइंड करनी है। अब आपको पता है 2 चीजें मालूम करने के दरमियान आपको बाकी चीजें भी मालूम करनी पड़ती हैं। अगर 2 चीजें मालूम करनी है लेट कर लो, आपको 4 और मालूम करनी है, मतलब 4 मालूम करोगे, उसके अंदर 2 जो है वो आपके काम की है। तो जो आप 4 मालूम करो ना, उनको पहले डब्बा बना देना कि आपने 4 चीजें मालूम की, उन चारों को आपने डब्बा बना दिया। लेकिन उसमें से काम की कौन सी है? 2 जो आपको सवाल में डिमांड की गई थी। तो आप पूरे सवाल को, अच्छा बॉक्स लाजमी बनाना, जितनी आपने 4 चीजें निकाली हैं आपने उसका बॉक्स बना दिया। उसके बाद जब सवाल आपका हो जाए तो एंड पे हेडिंग बनाना रिजल्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट की हेडिंग बनाना, उसमें जो 2 चीजें सवाल में पूछी गई थी उनको अलग से आप मेंशन कर देना कि हैंस लेट कर लो टेम्परेचर ये आया है और प्रेशर जो भी आया आपके पास, उसको आप रिजल्ट की हेडिंग में मेंशन कर देना। तो डाटा के अंदर 2 हेडिंग होंगी, गिवन, फाइंड की। उसके बाद सॉल्यूशन की हेडिंग, सॉल्यूशन के हेडिंग के अंदर वर्किंग फॉर्मूला जो है वो आप पूरी लिख देना। उसके बाद आखिर में हेडिंग डालना रिजल्ट की, रिजल्ट में जो भी आपने निकालना था वो आपने मेंशन कर दिया। तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छी चीज है। मैंने वही बात बताई, अगर आपको 10 सवाल आते हैं, करने आपको 8 हैं, तो अब 8 वो वाले करो जो न्यूमेरिकल्स वाले हैं। न्यूमेरिकल्स आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छा काम देंगे। लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स नहीं आते फिर आप थ्योरी पे जाओगे, मतलब गलत नहीं कर देना न्यूमेरिकल। मैंने बताया अगर आपको बेस्ट आते हैं तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स, आपने न्यूमेरिकल्स पहले अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के बाद अब सीन ये है कि आपका सेक्शन बी जो है वो अटेम्प्ट हो गया। और टाइम आप मैनेज कर लेना। स्टूडेंट की गलती ये होती है वो शुरू में काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे होते हैं। ये सब काम मैं कर चुका हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने
मैट्रिक में पेपर दिए हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड में पेपर दिए हैं, यूनिवर्सिटी में तो पता नहीं कितने सब्जेक्ट थे, कितनी दफ़ा हमने पेपर दिए हैं। मेरा आज तक कोई पेपर टाइम की वजह से नहीं छूटा। आता नहीं था वो अलग बात है, टाइम की वजह से कोई नहीं छूटा, क्योंकि मुझे मैनेज करना बहुत अच्छा आता है। आप ये बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो शुरू में बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, दोस्तों की तरफ देख रहे हैं, हंस रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, ईजी लग रहा है पेपर, सही है। एंड पे वो स्पीड लगाई हुई होती है। एक तो स्पीड की वजह से आपकी प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी, कुछ नंबर डालते हुए गलती कर दोगे, या बाकी आपका पेपर भी रह सकता है। तो आपकी जो स्पीड है ना वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। आप बस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो, ठीक है। आप समझ रहे होगे आप लोग मेरी बात। तो ये आपने काम करना है। तो सेक्शन बी जब आपका हो जाए, उसके बाद आखिरी सेक्शन बचा सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी में कोई खास टेक्निक नहीं है। सेक्शन सी में आप लॉन्ग ही है, उसमें डेरिवेशंस होंगी, डेरिवेशन आपने ध्यान से नंबर डाल के उनको सॉल्व कर लेना। तो ये पूरे कुछ पॉइंट्स हैं जो फिजिक्स में काफ़ी हेल्प करते हैं, जो मुझे हेल्प करते थे। मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, जो आप लोगों के फिजिक्स के टीचर है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, लेकिन अपनी बारे में जो मुझे एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया कि इन पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। प्रेजेंटेशन का मतलब नंबर्स आपके सही होने चाहिए, खुला खुला आपने करना है। अच्छा, बोर्ड वालों की भी पॉलिसी होती है कि अगर आपका कुछ मिस हो जाए, लेट कर लो आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, अच्छा पेपर सॉल्व करते हुए कुछ आपने गलत कर दिया, रिमूवर यूज नहीं करना, क्योंकि भाई आप लोगों के पेपर एकदम से अभी चेक नहीं होंगे, कम से कम 1 महीना लगेगा इस दफा, वैसे तो 2-3 महीने लगते थे। तो आपने ध्यान ये रखना है कि आपने रिमूवर यूज नहीं करना। उसके बाद आपका कोई गलत हुआ ना तो उसके ऊपर ये पेंट नहीं कर देना पूरा, कोई फायदा नहीं। क्या सबूत क्यों मिटा रहे हो उसको, मतलब क्या आपने ऐसा लिख दिया है कुछ कि जो उसको स्टूडेंट वो पूरा पेंट करके ना मिटा देते हैं कि यार नजर ना आए कि क्या लिखा था मैंने, और मैं भी कर चुका हूँ ऑब्वियसली। तो आपने ये नहीं करना, आपने बस एक लाइन डालनी है। लेट कर लो आपकी 2 लाइंस गलत आपने कर दी हैं, तो आप दोनों लाइन के ऊपर एक लाइन लगा दो, दैट्स इट। वो माना जाएगा कि भाई वो कैंसिल है। अगर आपने पैराग्राफ किया है तो पैराग्राफ के ऊपर एक लाइन लगा दो, वो माना जाएगा कि भाई ये चीज़ कैंसिल हो गई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, रिमूवर यूज नहीं करना, कैंसिल करना है तो तरीके से कैंसिल करना। उसके बाद अगर आपको कोई पेपर छूट जाए, लेट कर लो आप जल्दी में सॉल्व करो, 2 पेपर आपने बीच में से छोड़ दिए, तो जो पेजेस आपसे छूट गए ना उन पे एक लकीर लगाना पूरा डायगनली, ठीक है, इस तरह लकीर मार देना, उसके ऊपर लिख देना कैंसिल। तो बोर्ड वाला ये समझ जाएगा भाई ये बच्चों ने पेपर जो जिसका भी कॉपी है उसने कैंसिल कर दिया इसको। तो ये उन्होंने आंसर शीट के ऊपर भी लिखा हुआ होता है, जब आंसर शीट आए ना उसके फ्रंट पेज के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, उनको भी आप लाजमी पढ़ लेना। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मेरे जहन में आ रही है वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, बस ये पेपर है। अच्छा, उसके बाद पेपर से पहले ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगा यार नमाज पढ़ के जाना, नमाज तो आपकी ज़रूरत है, वो तो ज़रूरी है, वो पेपर हो या ना हो वो तो आपने पढ़नी है। लेकिन पेपर से पहले आपने एक काम क्या करना है कि बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ लेना। पेपर ख़त्म होने के बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह कर लेना। मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो में बताया था, इसी रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने बोला था आप लोग खुश नसीब हो कि आप लोग पेपर के लिए बैठे हो, और इंशाल्लाह अगर आप 80 ले रहे हो नंबर, या कोई 90 ले रहा है, कोई 70 ले रहा है, ये भी आप लोगों की खुशकिस्मती है। ऐसे कितने हज़ार स्टूडेंट हैं जो बेचारे मैट्रिक तक नहीं पहुंच रहे, मजबूरियां हैं या पढ़ा नहीं है उन्होंने वो अलग बात है, लेकिन मैट्रिक तक नहीं पहुंच रहे। आप लोग तो इंटर के सेकेंड ईयर के एग्जाम में बैठ गए हो, मतलब इंशाल्लाह इसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में जाना है। और ऐसा नहीं कि अगर आपके कम नंबर आएंगे तो यूनिवर्सिटी फारिग बैठी हुई है, आपको कोई मिलेगी नहीं अच्छी यूनिवर्सिटी। अगर आप में मेहनत है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके मेहनत कर सकते हो। पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी जो है उसके भी बच्चे बहुत बड़ी जगह पे जा चुके हैं, और जो पाकिस्तान की सबसे ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनको लोग अच्छा नहीं समझते उनसे भी ऐसे बच्चे निकले हुए कि जिन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया हुआ है। तो ये यूनिवर्सिटी पे इतना डिपेंड नहीं करता, इतना सहन में ना बना लेना कि ये मसला होगा। तो आपने इन चीज़ों को जहन में रखना, बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ लेना, अल्हम्दुलिल्लाह कर लेना पेपर सॉल्व करने के बाद। उसके बाद घर जाके पेपर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग मेंटली ना, अगर आपके 2 MCQ 4 MCQ चेक कर लो, ज़्यादातर लोग MCQs तो वो बोर्ड वाले भी दे देते हैं आपको आंसर की उनकी, लेकिन क्वेश्चन चेक करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेंटली ना, अगर आपके 4 न्यूमेरिकल गलत हो गए तो आपके मेंटली जहन में आके मेरा 20 नंबर तो गलत हो गए। आपके लिए वो मोटिवेशन नहीं होगी बाकी पेपर्स के लिए। आप उसमें कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे यार मुझे बाकी में मेहनत करनी है, लेकिन ज़्यादातर इंसान जो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, यार इस पेपर में तो इतना कम ले लिए हैं, अब मेरी परसेंटेज उठ ही नहीं सकती, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, मैटर नहीं करता। अगर आखिरी पेपर है उसको चेक कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपकी छुट्टियां हैं, लेकिन उसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है, हमारे टीचर ने बात बताई थी, बड़ी अच्छी लगी थी मुझे, कि यार अगर आपने कोई गलत कर लिया, आपने चेक किया कि आपके 5 न्यूमेरिकल गलत हैं, अब जब आप अल्लाह ताला से दुआ मांगोगे यार मेरे अच्छे नंबर आ जाएं, तो आपके जहन में तो ये होगा ना कि यार 5 तो मैंने गलत कर दिए, 5 तो नंबर कट जाएंगे। तो आप जब दुआ भी मांगोगे तो वो दुआ में असर नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि वो आप काम कर चुके हो। अल्लाह ताला मतलब आपको पहले जहन में पता है मैंने 5 तो गलत कर दिए, तो वो दुआ में असर नहीं होगा आपके। तो कोशिश ये करना, चेक ना करो, आके दुआ मांगो अल्लाह ताला से, तो वो असर बड़ा होगा आपकी दुआ में
कि वाकई आप ये, क्योंकि आपको नहीं पता आपने गलत किया या सही किया है, तो आप अल्लाह ताला से ही दुआ मांगोगे, अल्लाह मेरे अच्छे नंबर आ जाए। तो इन चीज़ों को जहन में रखना। पेपर जब आप बाहर निकलो तो ये दोस्तों से नहीं पूछना, ये टोटली मोरल डाउन करते हैं आपका कि यार तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो गलत कर दिया। उसके बाद बाकी पेपर में आपके पास टाइम नहीं है, एक दिन का है, तो आप एक दिन के अंदर गम से नहीं निकल पाओगे। अगर आपने एक शाम तो आपकी, जिस दिन पेपर दे के आया वो शाम तो आपकी गई, क्योंकि आपके जहन में हुआ भाई यार मैंने ये गलत कर दिया। उसके बाद अगले दिन क्या ही मोटिवेशन होगी आपके पढ़ने के लिए। तो इन चीज़ों को जहन में रखना। जितने पॉइंट मेरे जहन में आ रहे थे, मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं था, जितने पॉइंट जहन में आ रहे थे वो मैंने बता दिए। बाकी अगर कोई हुआ, केमिस्ट्री के लिए मैं कोई खास वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैथ के लिए मैं बना लूंगा, क्योंकि मैथ मेरा सब्जेक्ट है, उसके अंदर कुछ 2-3 और पॉइंट को भी हाईलाइट कर दूंगा। लेकिन ये पॉइंट जो है, ये कितने मैंने ऐसी चीज़ें बताई हैं जो सब सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, स्पेसिफिकली फिजिक्स, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के अंदर भी चीज़ें वैलिड हैं, जैसे प्रेजेंटेशन, MCQs, ये सब वैलिड होते हैं। दैट्स इट। बाकी यार इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला आप लोगों के पेपर अच्छे करे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।